हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सैन्य बेस पर अमेरिकी नौसेना का एंटी सबमरीन युद्धक विमान P-8 पोसेडॉन देखा गया। अमेरिका और भारत किस वर्ष हुए समझौते के तहत एक दूसरे के सैन्य विमानों को ईंधन व अन्य सहयोग देते हैं? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य बेस पर पिछले दिनों अमेरिकी नौसेना का एंटी सबमरीन युद्धक विमान P-8 पोसेडॉन देखा गया। अमेरिका और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत अमेरिकी विमान को यहां ईंधन एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराया गया। अमेरिका और भारत 2016 में हुए समझौते के तहत एक दूसरे के सैन्य विमानों को ईंधन एवं अन्य सहयोग देते हैं। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका युद्धक विमान का भारतीय सैन्य बेस पर अपना खास मायने रखता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत कई देशों से सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। बोइंग P-8 एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और राहत एवं बचाव कार्यों में किया जाता है। P-8 के दो वेरिएंट है। इनमें से P-8I का इस्तेमाल भारतीय नौसेना करती है और P-8A पोसेडॉन का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से संस्थान के विज्ञानियों ने छोड़ी गई सांस से पेट की घातक बीमारियों का पता लगाने के लिए पायरोवृद नामक तकनीक विकसित की है? ऑप्शन ए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, ऑप्शन बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑप्शन सी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑप्शन डी एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। देखिए, पेट की बीमारियों का पता लगाने के लिए कोलकाता के एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के विज्ञानियों ने नया तरीका खोजा है। इस नई तकनीक में डॉक्टर मरीज की छोड़ी गई सांस से ब्रेथ फ्रेंड से पता लगा लेंगे कि पेट के सामान्य संक्रमण है, अल्सर है या फिर कैंसर जैसा कोई घातक रोग है। खोज करने वाले विज्ञानियों ने बताया कि इस नई तकनीक में किसी रोगी के सांसों के सैंपल से ही पेट के रोग की शुरुआती स्तर पर ही पहचान की जा सकती है। सेंटर के विज्ञानियों ने इसका नाम पायरोवृद नाम दिया है। यह एक तरह का गैस एनालाइजर है जो वापस आ रही सांस में मौजूद गैस व कणों के खास किस्म के ब्रेथ प्रिंट को स्कैन कर सकता है। ब्रेथ प्रिंट एक तरह के फिंगरप्रिंट की तरह होता है जो हर व्यक्ति का बिल्कुल अनूठा होता है। बात करें ये काम कैसे करेगा, तो डॉक्टर प्रधान ने बताया है कि छोड़ी गई सांसों में गैसों के साथ पानी की महीन बूंदें होती है। इनमें पेट में अनेक बीमारियों के कारण बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की पहचान होती है। टीम ने सांसों में मौजूद विभिन्न किस्म की पानी की बूंदों में पानी के कई तत्व यानी आइसोटॉप्स का अध्ययन किया। उनके अनुसार हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेट में संक्रमण करने वाला एक बैक्टीरिया है। यदि इसका शुरुआत में ही इलाज नहीं किया जाए तो यह पेप्टिक अल्सर वो पेट व आंतों के कैंसर पैदा कर सकता है। अभी तक इस रोग को पहचानने के लिए एंडोस्कोपी या बायोप्सी करनी पड़ती है। कई नई तकनीक से बुजुर्गों, नवजात बच्चों और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा। तो यह जो एस.एन. बोस इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के द्वारा ये विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा ये कोलकाता में है, लिख देते हैं कोलकाता में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में औद्योगिक और कृषि कचरे से खड़ी हो रही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कौन से भारतीय संस्थान ने अमेरिका की MIT इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसी कचरे से सस्ती व मजबूत ईंट तैयार की है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT वाराणसी। देखिए, औद्योगिक और कृषि कचरे से खड़ी हो रही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का हल निकालने की दिशा में IIT मद्रास को सफलता मिली है। संस्थान ने अमेरिका के इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसी कचरे से सस्ती और मजबूत ईंट तैयार की है। इस सफल प्रयोग में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सहायक प्रोफेसर पीयूष चौसाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ई वेस्ट से ईंटें तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रविंद्र गिट्टू, सहायक प्रोफेसर पीयूष चौसाली और अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के प्रोफेसर एलिसा एलिवेटो ने इसका जिम्मा संभाला। इस टीम ने देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का रासायनिक अध्ययन किया और इससे ईंटें तैयार की। टीम के मुताबिक ये ईंट न्यूनतम लागत पर तैयार की गई और ये परंपरागत ईंटों की तुलना में अधिक मजबूत है। डॉक्टर पीयूष ने बताया कि देश में औद्योगिक और कृषि सेक्टर से निकलने वाला कचरा एक बड़ी समस्या है। इससे पर्यावरण को गंभीर क्षति हो रही है। इस कचरे से ईंट तैयार होने पर पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और कचरे का आसानी से निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि परंपरागत ईंटों को तैयार करने के लिए उन्हें उच्च तापमान पर पकाना पड़ता है। इससे भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है। औद्योगिक और कृषि कचरे से बनने वाली ईंटों का सिर्फ धूप में 30 डिग्री तापमान पर सुखाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर कौन सी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परिक्षेपण किया है, जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होती है? ऑप्शन ए निर्भय मिसाइल, ऑप्शन बी आकाश मिसाइल, ऑप्शन सी स्मार्ट मिसाइल, ऑप्शन डी त्रिशूल मिसाइल। देखिए, चीन से जंग के खतरे के बीच भारत ने उड़ीसा के समुद्री तट व्हीलर आइलैंड पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होती है। पनडुब्बी रोधी जंग में यह तकनीक नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। परीक्षण के दौरान रेंज और एल्टीट्यूड तक मिसाइल की उड़ान, नोज कोन को अलग करने, टारपीडो के रिलीज और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म के फैलाव समेत मिशन के सभी लक्ष्य शामिल किए गए। स्मार्ट के बारे में बात करें तो DRDO अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि पनडुब्बी रोधी जंग में स्मार्ट गेम चेंजर तकनीक डेमोस्ट्रेशन है। परीक्षण के दौरान की घटनाओं की निगरानी ट्रैकिंग स्टेशनों यानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा तट के जरिए और डाउन रेंज सिप के साथ टेलीमेट्री स्टेशन द्वारा की गई। स्मार्ट के लिए आवश्यक तकनीक को तैयार करने में DRDO की विभिन्न लैब जैसे DRDL, RCI हैदराबाद, ADRDA आगरा, NSTL विशाखापट्टनम ने अहम भूमिका निभाई। बात करें स्मार्ट के बारे में तो यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इसके साथ कम वजन का टारपीडो लगा है जो पेलोड की तरह इस्तेमाल होता है। दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं। यानी इससे मिसाइल की खूबियां भी मिलेगी और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता भी। पूरी तरह से तैयार होने पर यह हथियार प्रणाली की रेंज 650 किलोमीटर होगी। इसकी इतनी खतरनाक रेंज वाली प्रणाली की मौजूदगी नौसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेनाओं की सूची में और ऊपर पहुंचा देगी। आपको पता होगा टारपीडो होता है एक स्वचालित विस्फोटक प्रेक्षक अस्त्र है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। यह प्रेक्षापास्त्र जल सतह के नीचे ही चलता है। लक्ष्य से टकराने से अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट होता है। आप लोग पनडुब्बी देखे होंगे, जो पनडुब्बी के पीछे में एक पंखा घूमता रहता है, ठीक है, पंखा घूमता रहता है। इसी तरह ही जो ये टारपीडो है, टारपीडो भी एक तरह का मिसाइल ही है, लेकिन इसके पीछे है कि एक फैन टाइप लगा रहेगा जिससे कि पानी के अंदर से ही इसे वार किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि टारपीडो कैसा होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा स्मार्ट मिसाइल। इसका नाम स्मार्ट रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन ए स्वच्छ हवा स्वच्छ परिवेश, ऑप्शन बी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ऑप्शन सी प्रदूषण हारेगा दिल्ली जीतेगा, ऑप्शन डी प्रदूषण रोकथाम अभियान। देखिए, कोरोना काल की इन सर्दियों में वायु प्रदूषण से जंग में दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल प्रदूषण अधिक जानलेवा हो सकता है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने बहुत काम किया है लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। कोरोना के साल में हमें अपने बच्चों के लिए प्रदूषण कम करना है, इसलिए हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि
2014 से 19 के दौरान हम सभी ने मिलकर प्रदूषण नहीं बढ़ने दिया, जबकि इस बीच दिल्ली में ट्रैफिक भी बढ़ा, औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण 25% तक कम हुआ है। पत्रकार वार्ता से पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी विभागों, एजेंसियों, पर्यावरण, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, 3 नगर निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। पराली के धुएं की समस्या दिल्ली वासियों को हर साल परेशान करती है। इस साल पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली का एक बहुत सस्ता और सरल उपाय ढूंढा है। उन्होंने एक घोल बनाया है। घोल को पराली पर छिड़कने से उसका ठंडल गल बन जाता है और वो गाद बन जाता है। दिल्ली के सरकार करीब 8,000 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर इस घोल को मुफ्त में छिड़काव कराएगी। सफल होने पर इसका उपयोग अगले साल से पड़ोसी राज्यों को भी करने के लिए कहा जाएगा। तो ये अभियान जो है इसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत अपने कौन से पड़ोसी देश में पेट्रोलियम उत्पादों की दिक्कतें दूर करने और जरूरत पड़ने पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को पेट्रो उत्पादों की आपूर्ति के उद्देश्य से रिफाइनरी स्थापित करेगा? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, पड़ोसी देशों को ऊर्जा सुरक्षा में हर संभव मदद देने में जुटे भारत ने म्यांमार को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। भारत ने म्यांमार में एक बड़ी रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव किया है। इसमें न केवल पड़ोसी देश में पेट्रोलियम उत्पादों की दिक्कतें दूर होंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को पेट्रो उत्पादों को आसानी से आपूर्ति हो सकेगी। यह प्रस्ताव म्यांमार की यात्रा पर गए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की तरफ से वहां के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव यू सोहान के समक्ष रखा गया। श्रृंगला के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावने भी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए। यह पहला मौका है जब देश के विदेशी सचिव और सेना प्रमुख की जोड़ी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सूत्रों ने बताया कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन म्यांमार में रिफाइनरी लगाने को तैयार है। इसकी लागत जो है 6 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो 45,000 करोड़ रुपए होंगी। भारत का यह प्रस्ताव म्यांमार में पेट्रो उत्पादों की दिक्कतें को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। भारत ने यह प्रस्ताव तब दिया है जब म्यांमार और चीन के बीच की एक बड़ी रिफाइनरी लगाने को लेकर बातचीत चल रही है। चीन अभी म्यांमार के लिए एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछा रहा है। इसकी योजना है कि इसके साथ ही एक रिफाइनरी लगाई जाएगी। भारत के रिफाइनरी प्रस्ताव के इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। भारत ने यह रिफाइनरी थिनलिन क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव किया है। इस क्षेत्र में कभी एक रिफाइनरी थी जो बंद हो गई है। इस कारण म्यांमार को पेट्रो उत्पादों के आयात पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। अब देखना होगा कि म्यांमार में हाल के दिनों में जिस तरह से चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ है, उसके मद्देनजर भारतीय प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला होता है। आपको बताते चले कि भारत सिर्फ म्यांमार ही नहीं बल्कि एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका पहले से ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी अरब देश ने तुर्की से हर तरह का रिश्ता वो वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने की बात कही है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की का बहिष्कार करने के लिए कहा है। मतलब तुर्की से हर तरह का रिश्ता और वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने के लिए कहा है। जबकि इजराइल ने नाटो से कहा है कि वह तुर्की की हर हरकतों पर लगाम लगाए, नहीं तो वह विकल्पों पर विचार करने को बाध्य होगा। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजलान अल अजलान ने ट्वीट कर तुर्की की हर चीज का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यह बहिष्कार वहां की वस्तुओं के आयात, निवेश और पर्यटन को लेकर होगा। इसमें देश के सभी कारोबारियों और उपभोक्ताओं को भागीदारी निभानी होगी। यह निर्णय तुर्की सरकार द्वारा सऊदी अरब और सऊदी नेतृत्व को नीचा दिखाने वाले बयानों और हरकतों के कारण लिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हाल ही में अरब देशों पर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। एर्दोगन ने यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की निंदा की थी। कहा था कि अरब देश समूचे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। एर्दोगन ने अपने देश की संसद में कहा था कि वो अल्लाह की अनुमति से अपने देश का झंडा पूरे इलाके में फिर से फहराने के लिए प्रयास रखेंगे।
इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने शांति प्रयासों के खिलाफ तुर्की की हरकतों पर नाराजगी जाहिर की है। गल्फ अरब मीडिया से वार्ता में गेट्स ने कहा कि तुर्की और ईरान शांति को बढ़ावा देने को तैयार नहीं है। तुर्की का सीरिया, लीबिया और भूमध्य सागर क्षेत्र में हस्तक्षेप शांतिपूर्ण हालत खराब कर रहा है। तुर्की हमास की भी मदद कर रहा है, जो इजराइल पर आए नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य के रूप में तुर्की की हरकतें बेहद आपत्तिजनक हैं। नाटो तुर्की पर लगाम लगाए, नहीं तो इजराइल विकल्पों पर विचार करेगा। तो यह जो सऊदी अरब है, जो अभी हाल ही में तुर्की से हर तरह का रिश्ता, वो वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने की बात कही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय जवानों को अत्याधुनिक सिग लॉयर असॉल्ट राइफलों से लैस किया जाएगा। इन राइफलों के लिए किस देश के साथ खरीद प्रक्रिया के सौदे की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जवानों को अत्याधुनिक अमेरिकी सिंह सौर असॉल्ट राइफलों से लैस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अमेरिका से 72,500 सिंह सौर असॉल्ट राइफल खरीदने के सौदे को मंजूरी दी गई है। अमेरिका के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत ये खरीद की जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान में तैनात जवानों के लिए अमेरिका से 72,500 सिंह सौर असॉल्ट राइफल खरीदी गई थी। अब दूसरी खेप में मिलने वाली ये राइफल पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन से लगती अग्रिम सीमा पर तैनात जवानों को दी जाएगी। सरकारी के सूत्रों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन के सामने तैनात जवानों का सबसे बेहतर सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराना है। अभी इन जवानों के पास देसी आयुध कारखानों में निर्मित इंसास राइफलें हैं। सरकार ने एलएसी और पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों को अत्याधुनिक विदेशी राइफलें उपलब्ध कराने के लिए करीब 1.5 लाख राइफल आयात करने का फैसला किया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात जवानों को AK-203 राइफलें दी जाएगी। तो यह जो अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के तटरक्षक दल ने कौन से पौध को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी कल्याण। देखिए, भारतीय तटरक्षक दल के 7वें गस्तों दल विग्रह को औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया। अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरणों से लैस यह पोत भारतीय तटीय सीमाओं की निगरानी बढ़ाने में मदद करेगा। मार्च 2021 में इसे भारतीय तटरक्षक दल में शामिल कर लिया जाएगा। लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने 98 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े जहाज को यह अपने यार्ड में तैयार किया है। लिख देते हैं, जो इसके निर्माता का नाम है लॉर्सन एंड टूब्रो। ठीक है, लॉर्सन एंड टूब्रो। विग्रह L&T का विकसित 7वां और इस श्रृंखला का अंतिम पोत है। इसके लिए वर्ष 2015 में रक्षा मंत्रालय के साथ 1432 करोड़ रुपए का करार हुआ था। तटरक्षक बल के महानिदेशक नटराजन ने कहा कि आवंटित निधि का 90% पोतों को स्वदेशी बनाने पर खर्च किया जाता है। विग्रह पोत का इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी, तस्करों की धरपकड़ और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम है। इसलिए इसका अधिकतम रफ्तार 26 नॉट से और यह एक बार में बिना रुके 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इससे पहले लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने ICGM विक्रम, ICGS विजया, ICGS वीरा, ICGS वरहा, ICGS वरड और ICGS वज्र का भी निर्माण किया है। ICGS विग्रह 30 mm 2A42 बंदूकों और 12.7 mm बंदूकों से लैस है। इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम और उच्च क्षमता वाले बाह्य अग्निशमन प्रणाली शामिल है। यह 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर से भी लैस है। इस पर 14 अधिकारी और 102 क्रू सदस्य तैनात होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विग्रह। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है और ये पहला मौका है जब निजी क्षेत्र की कंपनी ने अपतटीय गश्त पोत का निर्माण किया है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में 110 साल बाद रेड ब्रेस्ट तितली का दीदार हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा।
देखिए 110 साल बाद एक साथ 3 शहरों में दुर्लभ रेड ब्रेस्ट तितली का दीदार हुआ है। इसे लास्ट टाइम 1910 में आखिरी बार देखा गया था। इसका उल्लेख बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं पुस्तक के एक हैनिगटन में भी किया है। तब यह 3000 से 7000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जा रही थी। इसके बाद से इसकी मौजूदगी के प्रमाण नहीं पाए गए हैं। करीब 70 साल से शोधकर्ता रेड ब्रेस्ट तितली को पश्चिमी हिमालय में खोज रहे थे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिखाई देने वाली रेड ब्रेस्ट को 3 विभिन्न शहरों में देखा गया है। यह तितली को मुक्तेश्वर से राजीव मुंटाकिया, भतरोज खान के प्रोफेसर शंकर कुमार और भवाली बाजार के वन विभाग की जूनियर रिसर्च स्कॉलर अंबिका अग्निहोत्री ने रिकॉर्ड किया है। विशेषज्ञों के अनुसार संभव है कि 1-2 साल दिखाई देने के बाद यह तितली फिर से विलुप्त हो जाए। इस प्रकार की दूसरी तितली रेड ब्रेस्ट जगरबिल भी 1902 में शिमला में देखी गई थी। इसके बाद से यह दिखाई नहीं दी गई है और वर्ष 2019 में दोबारा कुमाऊं में दिखाई दी। कुमाऊं के भीमताल, रुद्रपुर, रानीबाग में उसे देखा गया है। इसे नेपाल की मूल निवासी सृष्टि ने रिकॉर्ड किया था। और भीमताल स्थित बटरफ्लाई शोध संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटाचेक बताते हैं कि रेड ब्रेस्ट प्रजाति की तितली आमतौर पर नींबू और उसके प्रजाति तिमूर आदि के पत्तों को खाती है। शोध से पता चलता है कि इस बार बारिश अधिक होने और वातावरण में नमी के कारण वो इतने वर्षों बाद दिखाई दी है। संस्थान का इस पर शोध जारी है। तो ये जो है उत्तराखंड में देखा गया है 110 साल बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।